ये जो अब हमें नजर आ रहा है ईरान और अमेरिका के मामले के अंदर, क्योंकि जो टॉक्स का मामला है ना, मुज़ाकरात का मामला, वो लगता है कि ना एक जगह पे आकर रुक सा गया है। और ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो थोड़े से ना फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं और फिर से वो धमकियां देने पर उतर आए और कह रहे हैं कि ईरान फैसला कर ले वरना हम अपना काम कर गुजरेंगे। क्या वो कौन से काम की बात कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, काम हम अपना कर गुजरेंगे, साथ उन्होंने ये कहा कि जो दुरुस्त फैसला है ईरान को वो करना चाहिए। एक डिक्टेट करने वाले, अभी पिछले दिनों उन्होंने जब अपनी बात की तो उसके अंदर उन्होंने ईरान के लोगों को पागल भी कह दिया था कि समझदार लोग भी मौजूद हैं और पागल, और उसके अंदर अपने अमेरिकन अवाम को भी उन्होंने काउंट कर लिया था कि अमेरिका की तरह ईरान में भी कुछ लोग समझदार और कुछ लोग पागल हैं। अच्छा, अमेरिका जंग गया है, अमेरिका जंग जीतने वाला है, अमेरिका जंग जीत जाएगा, अमेरिका कुछ दिनों में जंग ख़त्म करने पे आ गया है। इसके दरमियान में हमारे पास बाउंस होते रहे ये ओपिनियंस और व्यूज़, जबकि ईरान की तरफ से हमें एक ही ओपिनियन मिलता रहा और वो ये था कि हर चीज़ स्टेप्स के हिसाब से होगी। जंग बंदी पहले, आबना हुर्मुज़ सेकंड, एंड देन कम्स द यूरेनियम दैट इज एनरिच्ड थर्ड। अच्छा, एक चीज़ कांस्टेंट है इस सारे मैटर के अंदर, दैट इज फील्ड मार्शल की तारीफ अब भी की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंसूर जाफर साहब, जो कि माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कोई तब्दीली नजर आई है इस सारे प्रोसेस के अंदर या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। कहाँ पर स्टैंड करते हैं मुज़ाकरात? बहुत शुक्रिया। कहाँ पर स्टैंड करते हैं मुज़ाकरात राइट नाउ? मुज़ाकरात तो यकीनन एक थोड़े से तातुल का शिकार है, जिसे अगर स्टॉल कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, लेकिन बैक एंड फोर्थ मैसेजिंग थी अमेरिका के साथ, वो जारी है और उसी का नतीजा है कि इस वक्त कम से कम जो 14 नुकात अमेरिका से मौसूल हुए और फिर ईरान की तरफ गए, अब वो प्रोसेस तो मुकम्मल हो चुका है। अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस अंदाज से आउटराइटली रिजेक्ट कर चुके हैं ईरान की तरफ से जो जवाब दिया गया है, उसके बाद सिचुएशन यकीनन अमेरिका ही के कोर्ट में है और अमेरिका के जो सदर हैं वो इस वक्त मैं समझता हूँ, क्योंकि उन पर अभी चीन के दौरे का बहुत ही खत सवार है और इस हवाले से उनके पास वहाँ पे एज ए विक्टर जाने का तो कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि इस वक्त वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ जो है उसे इस वक्त निशाने पे लिए हुए हैं, चाहे वो उनके अमेरिकी मीडिया हो, उसे वो फेक न्यूज़ करार देते हैं, अपने अवाम को वो अहमक, पागल, यानी क्या क्या अलकाबात से नवाज रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि अभी यानी उनके लिए इस वक्त चीन के दौरे से कोई ऐसी विक्ट्री हासिल करना या कोई ऐसा बहुत ही वहां से कोई गेन करके आना वो नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और यही मैं समझ रहा हूँ इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मंसूर साहब, इसी चैलेंज की अगर बात करते चले तो हमारे पास नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी एक लेगेसी छोड़ने के भी इरादा रखते हैं, जो हमें बहुत क्लियर नजर आ रहा है। अब ये जो लेगेसी वो अपनी बनाना चाह रहे हैं, क्या ये इन नेगोशिएशंस के आड़े आ सकती है? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि एक तरफ वो बॉल रूम बड़ा करवा रहे हैं, बजट उसका दुगना करवा रहे हैं, दूसरी तरफ खुद अमेरिकी कंसिडर कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी वो स्टेज्ड थी। यंग अमेरिकन ये सेकंड टेन्योर है उनका, इसके बाद तो उनके पास है भी नहीं अगला मौका। जी, वो जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये शायद लेगेसी किसी भी अमेरिकी सदर के हिस्से में नहीं आई। उन्होंने यकीनन, आपके इल्म में होगा कि माजी में जो बाइडेन साहब थे उनके हवाले से जिस मौक़िफ़ का इजहार करते रहे, तो जब उन्होंने एक हॉल ऑफ फेम बनाया व्हाइट हाउस के अंदर ही, उसमें इस मुख्तलिफ सदूर की तस्वीर लगाई, तो उसमें उनकी जो तस्वीर है उसके बजाय वहाँ पे उन्होंने एक ऑटो सिग्नेचर मशीन की तस्वीर लगाई, क्योंकि बाइडेन साहब जो है वो बहुत सारे मामलात में उनके हाथ कांपते थे, वो सिग्नेचर प्रॉपर नहीं कर पाते थे, तो बहुत सारे अहम जो अथॉरिटीज जो रिकमेंड की गई वो उस ऑटो मशीन की तरफ से जो रिकमेंड की गई, तो उन्होंने उनका मजाक ही छोड़ा। अब मुझे नहीं समझ आता कि इस वक्त उनके लिए माजी में आने वाले दिनों में जो हाल ऑफ फेम है उनकी जो तस्वीर लगनी है वो किस नौइयत की होगी, उसमें वो मीडिया के साथ। साहब, आई एम श्योर आप अग्री करेंगे इस बात से कि अमेरिका वो कंट्री जिसकी मिसालें दी जाती हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है ना काम किया जाना चाहिए, और इसी को बेस बनाकर, डेमोक्रेसी को, जमहूर को बेस बनाकर अमेरिका अटैक करता रहा है दुनिया की तकरीबन तमाम कंट्रीज के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वहाँ से अब इस तरह की चीज़ें सामने आना, आपको क्या लगता है कि ये क्या मैसेज देता है एंड हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए फ्यूचर से, स्पेशली अगर हम मुज़ाकरात की बात करें, पाकिस्तान एज अ मीडिएटर इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? व्हाट डू यू थिंक? जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, मैं समझता हूँ जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकी सदूर को जो हासिल बहुत ज़्यादा मैंडेट है, जो अख्तियारात है, उनका जिस बुरे अंदाज से नेगेटिवली इस्तेमाल किया है
वही मैं समझता हूँ कि उनको इस वक्त एक बुरी मिसाल के तौर पे या बुरी लेगेसी छोड़ पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की इस नेगोशिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट या उसका किरदार का ताल्लुक है, तो पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। अभी रिसेंटली सऊदी अरब कतर की तरफ से उसको सपोर्ट फराहम की गई है। खुद चाइना जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली जो उनके वज़ीर ख़ारजा का बयान है, वो इस बात का गम्माज़ है कि वो पाकिस्तान से बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए हैं। और यही वजह है कि वो उन्होंने इस बात का अयादा किया है, पाकिस्तान से इस उम्मीद का अयादा किया है कि पाकिस्तान अपनी कोशिशों को अच्छा, कुछ आवाजें जो है ना अमेरिका से भी उठ रही हैं मंसूर साहब, स्पेशली पाकिस्तान के रोल को लेकर करंट डेवलपमेंट्स के अंदर, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप इंतजामिया इस तरफ कान धरेगी कि पाकिस्तान के बतौर मीडिएटर रोल के ऊपर भी उनको बात करनी पड़े या सोचना पड़े? जी, उसमें ये सवाल तो उठाया गया है कि आया पाकिस्तान के किरदार से मुतमईन है, लेकिन सो फार मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना वोट जो है वो कम से कम इस वक्त तक तो, या अपना जो सियासी वजन है वो पाकिस्तान के पल्ले में डाल रखा है, क्योंकि इस वक्त उनके पास, उन्होंने दुनिया में कोई ऐसा फोरम नहीं छोड़ा कि जिसे वो इस सालसी के अमल के लिए इन्वॉल्व कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा को वो गालियाँ देते हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ उन्होंने सीन फंसा रखे हैं, बरतानिया के साथ उनकी लड़ाई है। यानी दुनिया का हर मुल्क जो माजी में जो कैपिटल्स या जो मुख्तलिफ दारुल-हुकूमत सालसी के लिए नोन थे, चाहे वो नॉर्वे हो, जिनेवा हो, डेवोस हो, वो तमाम के तमाम तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के निशाने पे हैं। तो ऐसे में उनके पास, मैं समझता हूँ ये एक मौका गनीमत है और शायद मौका है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने इस कज़िये को, ईरान के साथ जो उन्होंने जंग शुरू कर रखी है, उसमें उन्हें कोई वे आउट मिल सकता है। बसूरत दीगर तो इस वक्त जो है अमेरिका और इसराइल दोनों इंटरनेशनली बुरी तरह आइसोलेट है, और उनके लिए, क्योंकि जंगी ताकत उन्होंने आजमा के देख लिया, ईरान उनकी जो मिलिट्री माइट है उससे जरा खौफजदा नहीं हुआ। और अब अगर उनका अमेरिकी मीडिया ईरान के इस किरदार को सराहता है, जो उसे खराज तहसीन पेश करता है, तो उस पर वो उन्हें भी गद्दार करार देते हैं कि ये सारे फेक न्यूज़। और इजराइल की तरफ से भी मंसूर साहब अगर देखा जाए तो इजराइल की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं कि वो अमेरिका पे डिपेंडेंसी अपनी कम करना चाहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि 10 साल लगेंगे तकरीबन इसमें से बाहर आने के लिए। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना वक्त निकाला आपने, और आपने इस इनसाइट के साथ आके हमारी स्क्रीन को आगाह किया। सर, अब अगर हम बात करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान के रोल की, तो अभी तक दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग है जो रुकी हुई है और उसके अंदर पाकिस्तान का अहम किरदार है। हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की भी तारीफ अमेरिका की साइड से आ रही है। इसी के साथ चलते एक छोटी सी ब्रेक पे